विच आर नेसेसरी, जो कि ज़रूरी हैं, टू मेंटेन लाइफ साइकिल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो हमारे लाइफ का जो साइकिल है, जो कि हमारे जो दिन भर की जो दिनचर्या है कि हम किस तरह से क्या करते हैं, तो उस लाइफ साइकिल को हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में बनाए रखने के लिए जो हमारी जो प्रोसेस होती है, जो हमारी इंटरनल प्रोसेस होती है, जो हमारे जैसे कि शरीर के अंदर होती है, जैसे डाइजेशन, न्यूट्रिशन, कुछ इस प्रकार से। तो हमारे इस लेसन के जो लाइफ प्रोसेस जो है, इसके मुख्य 4 पार्ट हैं। जो हमारा पहला पार्ट है वो है न्यूट्रिएशन, दूसरा है रेस्पिरेशन, तीसरा है ट्रांसपोर्टेशन, चौथा है एक्सक्रीशन। तो चलिए हम सबसे पहले इनके बारे में कुछ इनकी जो डेफिनेशन वो पढ़ते हैं। जो इस वाली वीडियो में हम न्यूट्रिएशन के बारे में पढ़ेंगे, दूसरी वाली वीडियो में इसके बारे में, और तीसरी वाली में और चौथी वाले केस में। तो इसका मतलब हमारे जो इस लेसन के कुल 4 पार्ट होंगे। तो इस लेसन की पूरे एक्सप्लेनेशन के लिए आप चारों पार्ट देखिए। तो जो हमारा सबसे पहला पार्ट है वो है न्यूट्रिशन। व्हाट इज न्यूट्रिशन? ए न्यूट्रिशन, जो न्यूट्रिशन वो इनटेक ऑफ फूड बाय टू गिव एनर्जी, जो हमारे द्वारा जो हमारा फूड लिया जाता है और उससे जो हमें एनर्जी मिलती है। जैसे कि वी टेक फूड, हम फूड लेते हैं और उससे एनर्जी प्राप्त होती है। जो उससे हम जिस फूड से हमें एनर्जी, फूड लेने के बाद जो हमें एनर्जी प्राप्त होती है, उस प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। दूसरा है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन, हाँ, अब मैं आपसे ही पूछता हूँ कि रेस्पिरेशन क्या है। आप में से बहुत से लोग कहेंगे कि सांस लिया और सांस छोड़ा, ये रेस्पिरेशन है। जी नहीं, ये इनहेलेशन और एक्सहेलेशन है। सांस का अंदर लेना और सांस का अंदर छोड़ना। जो रेस्पिरेशन होता है वो होता है रेस्पिरेशन होता है जो गैसेज का एक्सचेंजेशन, जो हमारे अंदर जैसे कि हम CO2, O2 ये सारी गैसेज लेते हैं, और हमारे अंदर जो ब्लड के अंदर जो CO2 होता है, जो CO2 डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड में बदला जाता है। तो यह प्रोसेस रेस्पिरेशन कहलाती है। जो हम सांस को अंदर लेते हैं, अंदर लेने की प्रोसेस होती है इनहेलेशन, और बाहर छोड़ने की प्रोसेस होती है, जो हम सांस को अंदर लेते हैं वो इनहेलेशन होता है, और जो हम सांस को बाहर छोड़ते हैं वो एक्सहेलेशन होता है। तो चलिए अब हम सबसे पहले इस लेसन के मेन पार्ट न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम ट्रांसपोर्टेशन के बारे में अभी पढ़ लेते हैं। जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, ट्रांसपोर्टेशन मतलब जो हमारे शरीर में एक जगह से दूसरी जगह पर किसी भी चीज़ का जाना। जैसे कि हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर हमारे शरीर के अंदर जो फूड की जो ट्रांसपोर्टेशन होती है, ट्रांसपोर्ट ऑफ एनीथिंग इनटू आवर बॉडी। फॉर एग्जांपल जैसे कि वेस्ट का, न्यूट्रिएंट्स, वन बॉडी पार्ट टू अनदर बॉडी पार्ट, इन किसी भी चीज़ का होना, ये हमारा ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। और एक्सहिरेशन होता है। एक्सहिरेशन हम इसके नाम से ही पता चल रहा है कि एक्सहिरेशन रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, जो हमारा जो वेस्ट पार्ट है उसका रिमूव करना, किसी भी चीज़ का हमारी बॉडी से एग्जिट होना। हमारा शरीर किसी ज़रूरी चीज़ को तो हमारे शरीर से एग्जिट करेगा नहीं, तो हमारे शरीर से वेस्ट का एग्जिट होना एक्सहिरेशन कहलाता है। तो चलिए अब हम इस वीडियो में न्यूट्रिएंट्स के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूट्रिशन, जिसकी डेफिनेशन मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। न्यूट्रिशन होता है इनटेक ऑफ फूड फॉर गिविंग अस एनर्जी। अब जो फूड का हमारे द्वारा लिए जाना, किस लिए? एनर्जी को प्राप्त करने के लिए फूड लिया जाना, ये प्रोसेस न्यूट्रिशन कहलाती है। तो चलिए अब हम मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ते हैं कि न्यूट्रिशन के कितने प्रकार हैं। तो चलिए जो हमारे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं वो होते हैं एटोट्रोफिक और हेटरोट्रोफिक। ऑटोट्रोफिक, ऑटो मतलब कि अपने आप, ट्रोफिक मतलब फूड का प्राप्त करना। मेकिंग ऑफ ओवन फूड। ऑटोट्रोफिक होते हैं जो अपना फूड खुद बनाते हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा, हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं कि प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इसका जो एग्जांपल हो जाएगा फोटोसिंथेसिस, मेक देयर ओन फूड आर कॉल्ड ऑटोट्रोफिक, एंड एग्जांपल इज प्लांट्स मेक देयर फूड बाय
फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की जो हमारी केमिकल वो होती है, इक्वेशन होती है, वो होती है C6CO2 प्लस 6H2O इन दोनों के बीच में जब रिएक्शन होती है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, तो हमें क्या मिलता है C6H12O6 प्लस O2। ये हमारा क्या है, ये है ग्लूकोज, और इसका आपको पता ही होगा ये है ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन और ये क्लोरोफिल। तो चलिए अब हम हेटेरोट्रोफिक को पढ़ते हैं। इसका दूसरा पार्ट होता है हेटेरोट्रोफिक, डिपेंड ऑन अनदर फॉर फूड, जो दूसरों के ऊपर फूड के लिए डिपेंड करते हैं। ये खुद का फूड खुद ही बनाते थे, खुद के ऊपर ही डिपेंड करते थे, और ये दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं, खुद का फूड खुद नहीं बनाते। जैसे कि हम लोग हैं, हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे कि एक ह्यूमन बीइंग है, वो ह्यूमन बीइंग या तो किसी एनिमल को खाएगा या फिर किसी प्लांट के डायरेक्ट प्रोडक्ट को खाएगा। अगर एनिमल को खाएगा, अगर वो एनिमल किसी हार्बिवोर को खाता है, मतलब कि अगर ये एनिमल है, अगर प्लांट को खाता है, हम डायरेक्टली प्लांट के ऊपर डिपेंड हो गए। अगर हम किसी एनिमल को खाते हैं तो हम एनिमल के ऊपर डिपेंड है, पर इनडायरेक्टली वैसे प्लांट के ऊपर डिपेंड है। जैसे कि एनिमल प्लांट के ऊपर डिपेंड होगा और हम एनिमल के ऊपर, तो हम इनडायरेक्टली वैसे प्लांट्स के ऊपर ही डिपेंड होते हैं। जैसे कि शेर, अगर हम शेर को मार के खाते हैं तो आप कह सकते हैं कि वो तो प्लांट्स को नहीं खाता, पर शेर हिरन को मार के खाता है और हिरन प्लांट्स को खाता है, तो हम इनडायरेक्टली वैसे प्लांट्स के ऊपर ही डिपेंड। तो हेटेरोट्रोफी के पार्ट हैं सेप्रोफाइटिक का हमको पता ही है, डिपेंड ऑन डेड डिकेइंग मैटर, जो कि मरे हुए प्रोडक्ट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। जिस प्रकार अगर हम बात करें फंगस की, तो वह किसी डेड डिकेइंग, जैसे कि जो पहले मर चुका है, उसको डिकम्पोज करने में हेल्प करती है और अपना फूड बनाती है। फिर आते हैं पैरासाइटिक, ये ऑर्गेनिज्म को किल नहीं करते हैं, पर उसके ऊपर ही सर्वाइव करके अपने फूड को पा लेते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं मॉस्किटोज, वो मॉस्किटोज, जैसे कि हमें ऐसा तो है नहीं कि मॉस्किटो आएगा और हमको मार देगा। जैसे शेर तो उसको, हिरन को या फिर किसी और एनिमल को मार देता है, पर जो मॉस्किटो वो हमको मारता नहीं है, पर हमारे ऊपर आता है, हमारे ऊपर कुछ समय के लिए बैठता है और अपने फूड को लेता है और चला जाता है, तो एक पैरासाइटिक है। जैसे कि ये हमारे जो जू होती हैं, और ये कुछ ऐसे ही, जैसे कि ये मॉस्किटो वगैरह ऐसे होते हैं। और हमारा जो लास्ट पार्ट है वो होलोजोइक। और हमें इस लेसन में सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक के बारे में नहीं पढ़ना है, ये तो आपके कुछ बेसिक नॉलेज के लिए मैंने बता दिए हैं। तो हमें इसमें फोटोसिंथेसिस और होलोजोइक के बारे में पढ़ना है। तो चलिए होलोजोइक के बारे में पढ़ते हैं। होलोजोइक क्या होते हैं? होलोजोइक जैसे कि अपटेक फूड फ्रॉम प्रोडक्ट ऑफ प्लांट एंड एनिमल, जैसे कि जो अपटेक फूड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल, जैसे कि खुद, जैसे जो सेप्रोफाइटिक था वो डेड डिकेइंग मैटर के ऊपर रहकर अपना फूड प्राप्त करता था। जो पैरासाइटिक था वो किसी ऑर्गेनिज्म को किल नहीं करके बल्कि उसके ऊपर रह के उसके प्रोडक्ट से, जैसे कि मॉस्किटो अपने हमारे खून से अपने फूड को प्राप्त करता है, ऐसे ही होलोजोइक अपटेक ऑफ फूड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल, उसके प्लांट एंड एनिमल के प्रोडक्ट से या फिर डायरेक्ट प्लांट या फिर एनिमल से ही अपना खाना बनाया जाता है। जैसे कि हम ह्यूमन बीइंग या फिर डॉग या फिर एक्सेट्रा, ये ऐसे आप बहुत से हैं। तो चलिए अब हम न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ते हैं। न्यूट्रिशन में हम अपटेक करते हैं फूड का। न्यूट्रिशन, अपटेक ऑफ फूड, मतलब उसके हम खाना लेते हैं फिर उसका ब्रेक डाउन होता है। तो चलिए अब हम ऐसे पढ़ते हैं कि हम फूड को किस प्रकार से लेते हैं और किस प्रकार से ब्रेक डाउन होता है। तो जब हम खाना खाते हैं तो सबसे पहले हमारा जो पार्ट आता है वो है माउथ।
तो माउथ माउथ हमारा जो फूड को अपटेक करने में हमारा सबसे पहला पार्ट होता है, और माउथ के अंदर मैकेनिकली ब्रेक डाउन ऑफ फूड, मतलब कि हम जो फूड है उसको मैकेनिकली रूप से तोड़ तोड़ दिया जाता है। जैसे कि मैकेनिकली तो हो गया, जैसे कि ये कोई टुकड़ा है इसको इस तरह से बीच में से तोड़ दिया जाए तो ये मैकेनिकली होगा। अगर जैसे कि फूड के न्यूट्रिएंट्स को तोड़ना ग्लूकोज के अंदर, तो ये है मैकेनिकली नहीं होगा। तो मैकेनिकली ब्रेक डाउन ऑफ फूड, जैसे चीविंग करते हैं तो उस टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं खाने के, तो मैकेनिकली ब्रेक डाउन होगा। और माउथ के अंदर एक और पार्ट एक और होता है, एक और फंक्शन होता है माउथ का, माउथ इनर लाइनिंग। जो हमारे माउथ के अंदर जो इनर लाइनिंग होती हैं, जो हमारे माउथ के अंदर स्लाइवरी ग्लैंड्स होती हैं। स्लाइवरी ग्लैंड्स हमारे मुंह के अंदर जो लाइनिंग होती है उनके अंदर स्लाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, जो कि स्लाइवा मतलब राल, जो हमारे मुंह के अंदर जो राल प्रेजेंट होती है उसको रिलीज करते हैं। और जो स्लाइवा होती है, स्लाइवा के अंदर होते हैं स्लाइवरी माइलेज। जो स्लाइवरी माइलेज हमारे जो स्लाइवा के अंदर प्रेजेंट होती है, और ये स्लाइवरी माइलेज है, ये जो हमारे फूड के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट होगा, कार्बोहाइड्रेट के हमारे मुंह कार्बोहाइड्रेट को हमारे मुंह के अंदर ही ग्लूकोज के अंदर ब्रेक डाउन कर देगा। तो ये हमारे जो माउथ के मेन फंक्शन हो गए, क्या मैकेनिकली ब्रेक डाउन ऑफ फूड एंड माउथ इनर लाइनिंग है स्लाइवरी ग्लैंड सीक्रेट स्लाइवा है स्लाइवरी माइलेज। जो हमारे मुंह के अंदर जो लाइनिंग होती है उनके अंदर स्लाइवरी ग्लैंड होती हैं जो कि स्लाइवा को सीक्रेट करते हैं, और जो स्लाइवा के अंदर स्लाइवरी माइलेज होते हैं जिसमें जो कि कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज के अंदर ब्रेक डाउन कर देते हैं। तो हमारा दूसरा पार्ट है जो हमारी जो एक कैनाल होती है, जो हमारा फूड यहाँ से शुरू होकर माउथ से शुरू होकर जब तक एक्सक्रीट नहीं हो जाता है, ये बीच में जो पूरी कैनाल होती है इसको हम इसी वीडियो में पढ़ेंगे। तो इसके बाद आता है हमारा फूड पाइप, पुश फूड डाउनवर्ड इन द स्टमक। जो फूड पाइप का एक ही फंक्शन होता है, उसका कोई मेन फंक्शन नहीं होता, जैसे कि ये कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़ता था, ये ऐसे कोई भी फंक्शन नहीं करता है। इसका सिर्फ एक ही फंक्शन होता है, जो हमारा फूड है उसको डाउनवर्ड मतलब कि नीचे की तरफ धकेलता है, स्टमक की तरफ धकेलता है कि वो स्टमक के अंदर पहुंच जाए। और ये बस कंडक्ट करने का काम करता है, जैसे कि माउथ से अब हमारे पेट को स्टमक को कंडक्ट किए रहता है। और इसके जो ये नीचे धकेलने की जो प्रोसेस होती है वो होती है पेरास्टाइलेसिस। ये जो प्रोसेस होती है, जो नीचे धकेलने की जो प्रोसेस होती है फूड पाइप के द्वारा स्टमक की तरफ, उसको पेरास्टाइलेसिस कहा जाता है। जो हमारा तीसरा पार्ट होता है हमारे जो कनाल है उसका, वो होता है स्टमक। जैसे कि आपको पता होगा, हमारी जो लगभग जो डाइजेशन की प्रोसेस होती है वो स्टमक के अंदर ही होती है। और स्टमक जो हमारे स्टमक के अंदर हमारे माउथ की तरह इनर लाइनिंग होती है, जैसे हमारे माउथ के अंदर इनर लाइन थी, जो हमारे माउथ के अंदर इनर लाइन थी उसके अंदर स्लाइवरी ग्लैंड थे, जो स्लाइवरी ग्लैंड स्लाइवा को सीक्रेट करते थे। तो ऐसे हमारे स्टमक के अंदर स्टमक
स्टमक के अंदर इनर लाइनिंग होती है जो कि गैस्ट्रिक ग्लैंड, जिनके अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है जो कि गैस्ट्रिक जूस को सिक्रेट करती हैं। और वो जो गैस्ट्रिक जूस होते हैं वो होते हैं HCl, पिप्सिन एंड म्यूकस। चलिए अब हम इन तीनों के फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं कि HCl का क्या फंक्शन है और पिप्सिन का क्या और म्यूकस का क्या। तो चलिए इनको पढ़ने के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। हाँ, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पिप्सिन का फंक्शन। इट इज एंजाइम which convert protein in amino acid। जो हमारा जो पिप्सिन होता है वो जो हमारे फूड के अंदर जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं उसको अमीनो एसिड के अंदर तोड़ देता है। हमारे फूड के अंदर जितने प्रोटीन्स होते हैं वो अमीनो एसिड के अंदर टूटते हैं। कुछ तो हमारे स्टमक के अंदर ही टूट जाते हैं और कुछ हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में टूटते हैं, जो कि हम स्टमक से अगले वाला जो पार्ट होगा उसके अंदर पड़ेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो चलिए अब हम यहाँ पे केवल इसके बारे में बात करते हैं। तो कन्वर्ट प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड, यहाँ पर तो ये अमीनो एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। और फिर इसके बाद जो पिप्सिन होता है, ये पिप्सिन का भी कुछ शर्तें होती हैं। पिप्सिन की शर्त है कि वह उसी फूड को डाइजेस्ट करेगा जो कि एसिडिक होगा। ये पिप्सिन कहता है कि जो कि पिप्सिन सिर्फ उसी फूड को डाइजेस्ट करता है कि जो एसिडिक करेक्टर हो, जिसका एसिडिक करेक्टर हो। पर हम अगर हमारे फूड का एसिडिक करेक्टर ना हो तो उसको हम कैसे डाइजेस्ट करेंगे? तो इसके लिए ही हमारी जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं वो पिप्सिन के साथ साथ HCl, म्यूकस, इन तीनों चीज़ों को सीक्रेट करती है। तो इसके बाद फंक्शन आता है HCl का। HCl इट कन्वर्ट फूड इनटू एसिडिक करेक्टर, जो कि फूड के अंदर मिक्सअप हो जाता है, जो कि हमारा एसिडिक करेक्टर, जिससे हमारा फूड जो एसिडिक करेक्टर शो करना शुरू कर देता है। तो हमारा HCl का ये ही फंक्शन होता है जो कि हमारी बॉडी में। और म्यूकस का फंक्शन होता है इट प्रिवेंट्स आवर बॉडी फ्रॉम हर्श ऑफ HCl एसिड। जो हमारी बॉडी के अंदर HCl एसिड प्रेजेंट है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर वो हमारी बॉडी के अंदर कहीं पे भी कुछ नुकसान नहीं कर दे तो इसलिए हमारा स्टमक होता है उसके अंदर ये म्यूकस भी प्रेजेंट होता है, जो कि इसको हमारी बॉडी के अंदर हर्श करने से बचाता है। इसका भी बहुत मेन फंक्शन होता है। वरना हमारा जो HCl है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, जो कि हमारे जो इनर सिस्टम है उसको डैमेज कर सकता है। तो चलिए इसके बाद हमारा फोर्थ पार्ट आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। जो छोटी आंत होती है और एक लार्ज इंटेस्टाइन होती है। इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद हमारा लार्ज इंटेस्टाइन ही आएगा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का इसको स्मॉल ही क्यों कहा जाता है और इसको लार्ज ही क्यों कहा जाता है? जबकि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो लेंथ में लंबी होती है, बल्कि और जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो जो लेंथ है उसमें छोटी होती है। इसका मेन रीज़न है, जैसे ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है। जो इसका जो ये वाला जो पार्ट होता है ये कम ज़्यादा होने, इसके अकॉर्डिंग हमारे जो ये वाली जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसका ये वाला पार्ट थोड़ा ज़्यादा चौड़ा होता है और इसका ये वाला पार्ट थोड़ा कम होता है, इसलिए इसको स्मॉल और इसलिए इसको लार्ज कहा जाता है। और इसका इट इज ऑफ 6 मीटर, यह 6 मीटर लंबी होती है। बल्कि जो हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है वह सिर्फ और सिर्फ 1.5 मीटर लंबी होती है। तो चलिए अब हम पहले स्मॉल इंटेस्टाइन के फंक्शन पढ़ते हैं, उसके बाद ही लार्ज इंटेस्टाइन आएगी।
तो स्मॉल इंटेस्टाइन गेट्स, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसको कहाँ से क्या क्या मिलता है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसको स्टमक में से फूड और लीवर में से बाइल जूस और बाइल साल्ट, और जो हमारा जो हमारे पहला स्टमक से आता है, दूसरा इस लीवर से आता है। स्टमक से हमारा जो फूड आता है वो फूड स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जिसको डाइजेस्ट करना होता है स्मॉल इंटेस्टाइन को, और फिर लीवर में से बाइल जूस और बाइल साल्ट होता है जो कि डाइजेशन में हमारी हेल्प करता है। और थर्ड आते हैं लाइपेज और ट्रिप्सिन जो कि हमारे आते हैं पैनक्रियाज। जो हमारी पैनक्रियाज होती है उसके अंदर से लाइपेज और ट्रिप्सिन आते हैं जो कि हमारे पैरासाइट ये पैनक्रिएटिक जूस होते हैं। ये है पैनक्रिएटिक, ये जो पैनक्रियाज से जूस आते हैं लाइपेज और ट्रिप्सिन जो कि पैनक्रियाटिक जूस होते हैं, ये भी हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं। और यहाँ पे देखिए जो ट्रिप्सिन यहाँ पे हमने पढ़ा है ट्रिप्सिन, और थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था पिप्सिन। जो हमारा यहाँ पे था पिप्सिन और यहाँ पे है ट्रिप्सिन, दोनों के नाम कुछ सेम नहीं है। यहाँ पे पिप्सिन है, यहाँ पे ट्रिप्सिन है, पर वो तो स्टमक के अंदर था और ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर है, तो इनके सेम नाम से हमें पता चलता था कि इनके सेम फंक्शन है। जो ट्रिप्सिन और पिप्सिन दोनों के दोनों प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए अब हम शुरू से ही पढ़ते हैं। स्टमक से फूड आता है, इसको तो हम क्या ही पढ़ सकते हैं। तो लीवर से बाइल जूस और बाइल साल्ट आता है। बाइल जूस के जो फंक्शंस होते हैं वो होते हैं इट कन्वर्ट्स फूड करैक्टर इनटू बेसिक करैक्टर। देखिए यहाँ पे जो सेल प्रेजेंट था वो एसिडिक करैक्टर बनाता था, पर यहाँ पे जो बाइल जूस प्रेजेंट है वो बेसिक करैक्टर बनाता है। ऐसा है क्यों? पहले उसको एसिडिक बना जाता है फिर उसको बेसिक बना जाता है। तो इसका भी एक मुख्य कारण है। यहाँ पे जो पिप्सिन था वो सिर्फ और सिर्फ एसिडिक करैक्टर वाले फूड को ही डाइजेस्ट करता था। और यहाँ पे जो लाइपेज जो कि हमारे पैनक्रियाटिक जूस ही है, लाइपेज जो है यह भी एक एंजाइम है विच कन्वर्ट फैट इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, इन दोनों के अंदर जो कन्वर्ट कर देता है। पर जो लाइपेज है वो भी पिप्सिन की तरह नखरे करता है। वो कहता है एसिडिक करैक्टर वालों को करूँगा, और ये कहता है बेसिक करैक्टर वालों को। तो इसको बेसिक बनाने के लिए हमारी बॉडी में बाइल जूस प्रेजेंट होता है। तो बाइल जूस इसको बेसिक बनाता है ताकि जो लाइपेज है वो अपना काम अच्छी तरह से कर सके। तो बाइल जूस का फंक्शन होगा ये बेसिक करैक्टर बनाता है, और लाइपेज का फंक्शन हो गया फैट को फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल में कन्वर्ट करता है, और ये सिर्फ बेसिक करैक्टर वाले फूड को ही डाइजेस्ट करता है। तो यहाँ पे हमारा लाइपेज हो गया और बाइल जूस हो गया, बचा हमारा ट्रिप्सिन और बाइल साल्ट। ट्रिप्सिन जो कि मैं पहले बता चुका हूँ, पिप्सिन वाला ही काम करता है। प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड, प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है। और यहाँ पे भी जो पिप्सिन है वो भी इसको यही काम करता था।
और यहाँ पे हमारा ट्रिप्सिन भी हो गया। यहाँ पे बचा बाइल साल्ट, बाइल साल्ट, बाइल साल्ट। बाइल साल्ट ब्रेक्स द फैट बिग मोलिक्यूल। फैट मोलिक्यूल, ये जो फैट के, जो हमारे फूड के अंदर जो फैट के बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स मोलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, उनको छोटे छोटे मोलिक्यूल्स में तोड़ देता है। जैसे कि फैट मोलिक्यूल इनटू फैट कॉम्प्लेक्स मोलिक्यूल, स्मॉल स्मॉल मोलिक्यूल्स के अंदर तोड़ देता है। और यह जो तोड़ने की जो प्रोसेस होती है उसको हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ये जो होता है ये इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट प्रोसेस कहलाती है। तो बाइल साल्ट का फंक्शन होगा, ट्रिप्सिन का भी, लाइपेज का भी और बाइल जूस का भी। तो हम पढ़ रहे थे स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन्स के अंदर जो हमारा प्रोटोनोजीनियस, जैसे कि जो हमारा फूड के जो ब्रेक डाउन होकर जो उसका डाइजेशन होता है वो इतना ही होता है, जो कि हम पहले, जो थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है। और स्मॉल इंटेस्टाइन का और फंक्शंस होते हैं। इसके अंदर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड विल्ली, जो कि हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कि विल्ली कहलाती हैं। इनका फंक्शन होता है, ये एब्जॉर्वेशन एरिया जो होता है, एब्जॉर्वेशन एरिया को बड़ा कर देती हैं। जैसे कि एक तो यहाँ ये कोई प्लेन सरफेस है, एक तो इसके ऊपर एब्जॉर्वेशन होगा, तो यहाँ पे तो सिंपल एब्जॉर्वेशन होगा। और एक ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होंगे किसी के ऊपर, तो यहाँ पे देखो ये बहुत सारा ऑब्जर्वेशन एरिया बढ़ गए ना। तो इस तरह से यहाँ पे इसका एब्जॉर्वेशन एरिया इंक्रीज करने में हमारी हेल्प करता है। एब्जॉर्वेशन एरिया विल्ली के कारण हम जो इंक्रीज होता है। और इसके स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में एक और इंटरेस्टिंग बात है, जो हर्बीवर हार्बीवर्स और कार्निवर्स, इन दोनों में हार्बीवर्स के अंदर जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो थोड़ी ज़्यादा बड़ी होती है, और बल्कि कार्निवर्स के अंदर वो थोड़ी कम बड़ी होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हार्बीवर्स होते हैं वो कुछ प्लांट्स के प्रोडक्ट्स को खाते हैं जो डाइजेस्ट करने में थोड़ा ज़्यादा समय लेते हैं, इसलिए इनके अंदर जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो थोड़ी ज़्यादा बड़ी होती है, और जो कार्निवर्स के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी होती है। तो अब हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन का इतने फंक्शंस थे, चलिए अब हम पढ़ते हैं हमारा फिफ्थ पार्ट, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन, it absorbs water, जो हमारी बॉडी के अंदर जो वेस्ट होता है उसके अंदर बहुत सारा वाटर कंटेन करता है वो वेस्ट, तो हमारे बॉडी के लिए वाटर पर बहुत ही ज़्यादा नीडेड होता है। तो इसीलिए जो लार्ज इंटेस्टाइन वाटर को वेस्ट के अंदर से जो कि एब्जॉर्ब कर लेती है। तो हमारा इस क्लास में हम लार्ज इंटेस्टाइन के इतने फंक्शंस पढ़ेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है, सिक्स्थ पार्ट, वो है एनस। एनस इज ए एंडिंग पॉइंट। जैसे कि ये कोई एंडिंग पॉइंट है, जैसे कि यहाँ पर आकर हमारा जो कैनाल होता है वो एंड हो जाता है, और इसके आगे हमारे जो स्पिंचर्स होते हैं जो कि हमारे कंट्रोल्स में होते हैं, जैसे कि ये हमारी एनस है, और यहाँ पे कुछ स्पिंचर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारे कंट्रोल में होते हैं। और ये जो बेबी जो है बोर्न होता है, ये थोड़े कम प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे कि आपने देखा भी होगा, तो
वेस्टेज निकालने का जो छोटे बच्चे के अंदर कोई भी टाइम नहीं होता है, वो किसी भी टाइम अपने वेस्ट को निकाल देता है। पर बड़े होने के बाद जो स्पिंचर से इंक्रीज हो जाते हैं, जो हमारे कंट्रोल में होते हैं, हम अपने शेड्यूल के हिसाब से, मतलब कि हम अपने हिसाब से अपने जो वेस्टेज है उसको अपने बॉडी से बाहर निकाल सकते हैं। एनएस का केवल इतना ही फंक्शन है कि वो अपने बॉडी से जो वेस्ट है उसको बाहर निकाल देता है। और इसके बीच में एक और पार्ट प्रेजेंट होता है, वो होता है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स इसका जो हमारी बॉडी में कोई भी फंक्शन नहीं होता है, ये सिर्फ बिना बात के प्रेजेंट होता है। जैसे कि जो हमारे प्रीवियस जो स्पीसीज थे, जैसे कि हमें बताया जाता है कि पहले हम ऐसे थे, फिर उसके बाद ऐसे, उसके बाद ऐसे। तो हमारे जो पहले वाली जो स्पीसीज थी उसके अंदर इसका फंक्शन होता था, वो पहले घास फूस ये सब कुछ खा लेते थे। तो अपेंडिक्स है वो हर्ब्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, जैसे कि प्लांट्स के डायरेक्ट प्रोडक्ट वगैरह को ये डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करता है। और स्टार्च जो हमारा एक और जो मेन पॉइंट है वो है स्टार्च। माउथ, स्टमक,